अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। मुख़्तलिफ़ चीज़ें आज डिस्कस करनी हैं और इम्पोर्टेंट हैं। 2 मेजर स्टोरीज़ हम आज करेंगे, लेकिन उससे पहले 2-3 छोटी-छोटी ज़रा स्मॉल बट वेरी इम्पोर्टेंट थिंग्स वो भी ज़रा डिस्कस करेंगे। लेकिन चूँकि रमज़ानुल मुबारक है, तो रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ हम किससे करते हैं आपको मालूम ही है। आज हम कुरान और इक़बाल, जो जिस तरीके से इक़बाल ने अपने कलाम में कुरान को और उसकी तालीमात को जिस तरह यूज़ किया है, उसका ज़रा एक और पहलू पिछले दिनों में मैंने आपको दिखाया था और आज एक और। इक़बाल फरमाते हैं, ये उनका शेर है, लेकिन उससे पहले जिस कुरान की आयत को उन्होंने इसमें यूज़ किया है, वो है सूरह आराफ की आयत नंबर 143, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया क्या औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बी अरिनी अंज़ुर इलैक, क़ाला लन तरानी, कि ऐ मेरे रब, मुझे अपना दीदार दिखा कि मैं तुझे देखूँ। तो जवाब आया कि तू मुझे हरगिज़ नहीं देख सकता, लन तरानी। तो बांगे दरा में इक़बाल क्या फरमाते हैं? इक़बाल फरमाते हैं कि ज़रा-सा तो दिल हूँ, मगर शौक़ इतना, ज़रा-सा तो दिल हूँ, मगर शौक़ इतना, वही लन तरानी सुना चाहता हूँ, वही लन तरानी सुना चाहता हूँ। ये इक़बाल का एक ख़ास अंदाज़ है, जिस तरीके से इक़बाल ने मुख्तलिफ़ जगहों पे जिस तरह कुरानी आयात हैं, उनको इस्तेमाल किया है और उनको अपने कलाम का हिस्सा बनाया है, ये इक़बाल ही का ख़ासा है। और उसमें बेसिकली वो यही कह रहे हैं कि हरचंद कि मेरा दिल जो है वो मुख्तसर-सा है, छोटा-सा है, लेकिन इसमें जो तमन्ना है, जो इतना इसके अंदर मौज़ज़न है, वो यही है कि अपने महबूब से बार-बार मुलाकात के वादे, वईद और फिर उनसे इनकार का तज़किरा सुनूँ। तो ये जो टच है ना, जो उन्होंने इक़बाल ने कुरान के साथ मिला के दिया है, ये बहुत ही खूबसूरत है। और ये ग़ज़ल जो है, ये बेसिकली वो तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, ये बांगे दरा में है। तो ये आप भी पढ़ें और मज़ा उठाएँ, क्योंकि ये जो कुरान पाक के साथ उनका शग़फ़ है, ये हमें भी अल्लाह ताला नसीब करे, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, ये बहुत ज़रूरी हैं। और फिर ज़ाहिर है कि जब कुरान का ज़िक्र आता है, तो साहिब कुरान की भी बात आती है, तो हमें दुरूद शरीफ भी पढ़ना है। तो मुझे आपसे उम्मीद है और आपसे गुज़ारिश भी है कि एक बार दुरूद शरीफ आप ज़रूर पढ़ेंगे, मैं भी पढ़ूँगा इंशाअल्लाह। तो और मुझे यकीन है कि हमारे तो आफ़त बन जाएगा, क्योंकि ये रमज़ान के आखिरी दिन है, इनमें हमें ख़ास तौर पे इस चीज़ का एहतमाम करना है। अच्छा जी, मुख्तलिफ़ जो चीज़ें चल रही हैं, उनका ज़रा मैं आपके साथ ज़रा थोड़ा-सा ज़िक्र कर दूँ। एक तो ये है कि मुख्तलिफ़ व्यूअर्स ने मुझसे क्वेश्चंस पूछे, जो कमेंट्स के थ्रू, कि जनाब हमारे बहुत ही मोहतरम जो पैनलिस्ट थे, जनाब शमशाद अहमद खान साहब, साबिक सेक्रेटरी ख़ारजा, वो किधर हैं? वो क्यों नहीं आ रहे? फिर ब्रिगेडियर महमूद साहब के बारे में भी अक्सर लोग पूछते रहते हैं कि वो कहाँ पे हैं? क्यों नहीं आ रहे? तो वो दोनों जो हैं, वो साहिब-फ़राश हैं, वो थोड़े-से उनकी तबीयत नासाज़ है। तो मेरी कल ही बात हो रही थी शमशाद साहब से, तो उनकी भी तबीयत नासाज़ थी। पिछले दिनों में उन्हें कुछ ट्रीटमेंट के लिए शौकत खाना भी जाना पड़ा। तो वो मुझे जब मेरी उनसे बात हुई, तो मुझे बता रहे थे कि और शौकत खानम के बारे में बता रहे थे, और यकीन मानें कि वो मैं कैसे बताऊँ कि वो इस तरह रो रहे थे कि जिस तरह कोई बच्चा रोता है। यानी वो कहने लगे कि यार, मैंने जो हालात वहाँ पे देखे हैं शौकत खानम के, और जिस तरीके से वहाँ पे गरीबों का इलाज मैंने देखा है, अपने साथ वहाँ पे होता हुआ देखा है, तो कहते हैं कि मैं हैरान हूँ कि हम उस शख्स के साथ क्या कर रहे हैं जिसने इस तरह के इदारे बनाए हैं। तो वो रोने लगे और कहने लगे कि हमारी हमारी जो कौम है, उसके साथ क्या होगा कि जब वो अपने मोहसिनों के साथ इस तरह का काम करेगी। और वो मुझे बता रहे थे कि किस तरह वहाँ पे गरीबों का इलाज हो रहा है, किस तरह बाहर के ममालिक से, अफ़गानिस्तान से, दूसरे ममालिक से लोग वहाँ पे आके अपने बच्चों का, अपने बड़ों का इलाज करवाते हैं और फ्री इलाज हो रहा है। और वो ये भी बता रहे थे कि बिल्कुल जिस तरह हम लोग अक्सर सुनते भी हैं, उन्होंने देखा भी है जाके, कि जिस क्वालिटी का इलाज किसी भी जो अफ़ोर्ड करने वाले बंदे का इलाज होता है, उसी तरह का इलाज उनका होता है और उनका एक पैसा भी नहीं लगता। आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि जिस शख्स को इतनी बड़ी फ़ैसिलिटी मिल जाए किसी गरीब आदमी को, तो उसके दिल से कैसी-कैसी दुआएँ निकलती हों। तो यही यही वजह है। मैं आपको बताऊँ, ये जो वो जो है ना, कैदी नंबर 804, वो ऐसे ही नहीं खड़ा हुआ, वो इन दुआओं के तुफ़ैल खड़ा हुआ है। और जब वो दुआएँ जो होती हैं, जब आपके साथ होती हैं, तो फिर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती।
اللہ ताला करम करे हमारे मुल्क के ऊपर, हमारे लोगों पे, हमारी आवाम जो है वो इस तरह के बहुत सारे अस्पताल जो है वो डिज़र्व करती है, इस तरह के बहुत बड़े-बड़े इदारे डिज़र्व करती है, इस तरह के बहुत बड़े तालीमी इदारे डिज़र्व करती है। लेकिन काश कि उसके ऊपर जो काबिज़ हुआ हुआ माफ़िया है, उससे हमारी जान छूट सके। इसी तरह ब्रिगेडियर महमूद साहब हैं, उनकी भी तबीयत ज़रा थोड़ी-सी नासाज़ थी। अभी वो रिकवर कर रहे थे, पिछले दिनों में मेरी बात हुई थी उनसे, वो भी इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएँगे इंशाल्लाह, और मुझे यकीन और उम्मीद और दुआ भी है कि वो हमें जल्दी जॉइन भी करेंगे। तो आप भी, आपसे गुज़ारिश है कि ये रमज़ान के जो आखिरी लम्हात हैं, इनमें ज़रूर उनके लिए दुआ कीजिएगा। जब भी आप हाथ उठाएँ दुआ के लिए, तो उन्हें ज़रूर याद करें और उनसे उन्हें उनकी इस्तकामत के लिए, उनकी सेहत के लिए, उनकी आफ़ियत के लिए ज़रूर दुआ माँगे। ये उनका हक है और हमारा फ़र्ज़ है। अच्छा जी, अब ज़रा एक और चीज़ जी, उससे पहले कि मैं ज़रा मेन टॉपिक्स की तरफ जाऊँ, एक मुझे किसी ने तस्वीर भेजी। ये मैं अभी अभी मैं जो बात कर रहा था ना, ये उसी से रिलेटेड है। ये किसी ने तस्वीर भेजी, किसी की कोई पोस्ट है, तो लिखा हुआ है कि जी अमेरिका के इस घर में के बाहर उन्होंने एक बोर्ड लगा दिया हुआ है, जिसमें स्पीड लिमिट उन्होंने 25 लिख दी है और लिखा हुआ है डेफ चाइल्ड, कि इस घर में एक ऐसा बच्चा रहता है जो सुनता नहीं है, और उसके आगे उन्होंने ये बोर्ड लगा दिया है ताकि गाड़ियों को यहाँ से गुजरने में एक वार्निंग मिलती रहे कि अगर यहाँ पे वो हॉर्न दें और हॉर्न दें, जब बच्चा अगर देखें और बच्चे को हॉर्न देंगे तो बच्चे को सुनाई नहीं देगा। तो यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि रियासत माँ की तरह ऐसे होती है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। अब ये मुझे नहीं पता कि ये अमेरिका की है या किसी और जगह की है, बहरहाल ये पाकिस्तान की नहीं है, क्योंकि जो घरों का स्टाइल है, ये बाहर ही ऐसे घर होते हैं। तो जहाँ पे भी है, ये मैसेज यही है कि जो भी रियासत अपने शहरियों का ख़्याल रखती है, उसको उनका ख़्याल इस तरह भी रखना पड़ता है कि वो प्रैक्टिकली उनके लिए कुछ करती भी है। हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ, मैं सोच रहा था कि अगर हमारे यहाँ इस तरह का कोई डेफ़ बच्चा हो, तो तौबा इस्तग़फ़ार, हम तो वैसे ही उसको अबैंडन कर देंगे और नाउज़ुबिल्लाह हम उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं होंगे, और हम कहेंगे कि ये तो बस डिस्कार्ड कर दिया जाए इसको, इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है, और ये बस समझ लें कि ख़त्म शुद। लेकिन यहाँ पे ये इस तरह की चीज़ें जो हैं, ये बड़ी वैल्यू रखती हैं। ये अलग बात है कि इन मुल्कों की फ़ॉरेन पॉलिसीज़ किस तरह की हैं, मुझे पता है, इस पे भी क्रिटिसिज़्म आ जाएगा कि बाहर के बच्चों को ये मार रहे हैं। लेकिन उनके अपने उन्होंने जो लॉज़ बनाए हुए हैं, वो इस तरह के हैं। तो हमें भी चाहिए कि हम भी इस तरह की जो चीज़ें हैं उनसे सीखें कुछ, और रियासत जो माँ के जैसे की बात हम करते हैं, वो प्रैक्टिकली करके भी दिखाएँ। तो ये 1-2 चीज़ें जो होती हैं वो हो गई, और दूसरी ये है कि हमारे एक दोस्त हैं, कराची से उनका ताल्लुक है। तो वो, मेरी बात हो रही थी तो वो कहने लगे कि मैंने कहा ईद की तैयारियाँ चल रही हैं, कैसी जा रही हैं? तो वो कहने लगे कि ईद कैसी? ईद तो उन्होंने कहा कि 2 लोगों की होगी, 2 तबक़ात की होगी इस दफ़ा, बाकी तीसरा कोई तबक़ा नहीं है। और वो कहने लगे कि वो जो 2 तबके हैं, वो एक तो हैं जो कच्चे के डाकू हैं, और दूसरे जो हैं वो पक्के के डाकू हैं। बस 2 तबक़ात की ईद होगी, बाकी किसी तबके को ईद करने की इस दफ़ा कोई सकत ही नहीं है, ना ही उनके अंदर कोई जान रह गई भी है कि वो ईद मना सकें या ईद को मनाने का सोच भी सकें। तो ये हालत इन लोगों ने हमारी कर दी है पिछले 2 साल के अंदर-अंदर, और क्या पाकिस्तान का तमाशा बन गया है, और किस तरीके से लोग जो हैं वो ज़लील और रुस्वा हो रहे हैं। मेरी यकीन मानिए जिससे भी बात होती है, जब मैं उनकी बातें सुनता हूँ, तो दिल खून के आंसू होता है कि ये क्या हो गया हमारे मुल्क को, और किस तरीके से हमने लोगों की जो एक सेल्फ एस्टीम थी, जो उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट थी, वो तबाह बर्बाद करके रख दी है। चंद लोगों की खातिर, चंद जो ऐसे लोग कि जिनको सिर्फ़ अपनी ज़ात से उठ के ऊपर उठने की कोई तौफ़ीक नहीं मिलती, उनकी खातिर हमने अपने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, अपनी कौम का बेड़ा गर्क कर दिया। अच्छा जी, अब आते हैं ज़रा मेन स्टोरीज़ की तरफ, और वो पहली स्टोरी ये है, जो जमात इस्लामी के जो इलेक्शंस हुए हैं, वो बहुत ज़बरदस्त किस्म के नताइज के साथ हमने देखा कि हाफ़िज़ नईम उर-रहमान साहब जो हैं, वो नए अमीर जमात के बन गए हैं। एक तो मैं शुरू में आपको ये बताऊँ कि डिस्क्लेमर के तौर पर, क्योंकि अगली बातें शायद हो सकता है हमारे दोस्तों को पसंद नहीं आएँगी, लेकिन डिस्क्लेमर ये है कि जमात इस्लामी जो है, ये एक बहुत ज़बरदस्त जमात है। पाकिस्तान में जमात इस्लामी का वजूद जो है, वो एक नेमत गैर मुतरक्किबा कह लें कि उससे कम नहीं है, क्योंकि इस तरह के लोग और इतने पुरखुलूस लोग जनरली बहुत कम आपको मिलेंगे किसी और जमात में, जो अल्लाह के लिए अपनी ज़िंदगियाँ वक़्फ़ करने के लिए तैयार हों। बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोग आपको मिलेंगे जमात के अंदर, जो कि इस तरह के मुत्तकी और बहुत ही खूबसूरत लोग जो हैं, वो आपको जमात में मिलेंगे।
अच्छा, अब ये जो सूरत हाल, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये मैंने अपनी आँखों से देखा है, और क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में जमात के लोगों के साथ रहते हुए बहुत कुछ सीखा भी है, और ये उनकी मेहरबानी है जिनके साथ मैंने वक़्त गुज़ारा। बहुत बड़े-बड़े लोगों से भी मेरी मुलाकातें हुई हैं और उनसे मैंने बहुत सीखा है। तो इसलिए मैं एक लिहाज़ से तो उनका एहसानमंद भी हूँ, और मैं अल्लाह का शुक्र भी अदा करता हूँ कि अल्लाह ने मुझे मौका दिया कि बहुत से ऐसे लोग के जो बहुत ही अहले इल्म में से थे, उनसे मेरी मुलाकातें रहीं, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखने की कोशिश की और सीखा भी। तो ये एक बहुत बड़ा इवेंट है जो कल हमने देखा कि जो इलेक्शंस हुए हैं, उसमें जो रिज़ल्ट आया है, ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है जमात इस्लामी की तारीख़ का। अब हुआ ये है कि 10 साल सिराजुल हक साहब जो हैं वो उन्होंने गुज़ारे हैं बहैसियत अमीर, लेकिन इन 10 सालों में कोई भी काबिल ज़िक्र कामयाबी वो हासिल नहीं कर सके। और हम भी अपने-अपने तईं जितना भी हो सकता था, मेरे जो दोस्त हैं, उनसे मेरी बातें होती रही हैं, वो जानते हैं, मैं अक्सर उनसे ये डिस्कशन, अभी भी जब मैं पाकिस्तान गया हुआ था तो मेरी डिस्कशंस उनके साथ होती थी, सिराज साहब के हवाले से भी और जमात की पॉलिसीज़ के हवाले से भी। तो मेरा थोड़ा-सा चूँकि एक क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू होता है, तो इसलिए लोग नॉर्मली उसको पसंद नहीं करते हैं, और ये वैसे जमात के कल्चर में एक चीज़ ये भी आ चुकी हुई है कि वो पॉजिटिव क्रिटिसिज़्म को उस तरह नहीं लेते जिस तरह के लेना चाहिए, और वो यही समझते हैं कि जो हो रहा है बस वो ठीक है। तो उसके नताइज भी वो खुद ही देख भी रहे हैं और भुगत भी रहे हैं। तो ये जो 10 साल थे, मैं समझता हूँ मेरी नज़र में, आई एम सॉरी इफ आई हर्ट समबडी, ये 10 साल जो थे, इट वाज़ 10 इयर्स वेस्टेड। और वो जो 10 साल का अरसा था, उसमें जमात बहुत आगे जा सकती थी। लेकिन सिराजुल हक साहब की जो गलत पॉलिसीज़ और उनकी फ्लिप-फ्लॉप पॉलिसीज़ जो थी, कभी इधर, कभी उधर, कभी उधर, कभी इधर, तो वो उन पॉलिसीज़ की वजह से जमात को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा। अब ये अगरचे अलग बात है कि उसका रिएक्शन क्यों नहीं आया, क्यों दोबारा फिर उनको 5 साल की टर्म मिल गई और वो फिर उसी उन्हीं पॉलिसीज़ पे कारबंद रहे। तो ये भी जमात को ये सोचना पड़ेगा कि उनका जो एक इंतखाब का निज़ाम है या इंतखाब का जो उनका तरीका है, उसमें ऐसे लोग हैं जो शायद स्टेटस को के ऊपर चलने वाले हैं, जो नहीं चाहते हैं कि वो ज़माने के मुताबिक अपनी पॉलिसीज़ को चेंज कर सकें, रिफ़ॉर्म्स कर सकें अपनी जमात के अंदर। तो ये देखना पड़ेगा उनको भी कि ये क्या हो रहा है। क्योंकि देखें ना, 10 साल का अरसा कोई थोड़ा नहीं होता। 10 साल में इंसान को पता चल जाता है कि ये किस तरह का आदमी है, किस तरह का लीडर है, किस तरह की इसकी पॉलिसीज़ हैं। लेकिन जमात के अंदर वो एक एक किस्म का ठंड का किस्म का वो एक जो रवैया है कि कोई बात नहीं, जो हो गया, ठीक है, शूरा है, वो है। उनके अपने भी कुछ उनके अपने बनाए हुए जो सिस्टम्स हैं, वो कई दफ़ा उनकी राह में एक रुकावट बन जाते हैं और आड़े आ जाते हैं। अच्छा, अब बेसिक मसला क्या था? मसला सिराजुल हक साहब के साथ ये था कि कोई लीडरशिप नहीं थी उनके अंदर। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मुझे कोई उनके साथ कोई पर्सनल कोई वो मामला है, ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है। मैं उस वक़्त से उनको जानता हूँ जब वो जमीयत में होते थे। लेकिन कभी भी मेरा उनके साथ कभी इस तरह की कोई गलत इंटरैक्शन नहीं हुआ जिसकी वज़ह से आप समझें कि मैं ये कर रहा हूँ। एक जनरल चीज़ होती है जो किसी में होती है या किसी में नहीं होती, वो लीडरशिप होती है। लीडरशिप ऐसी चीज़ नहीं है जो आप जाके किसी से बाय कर सकें या इवन आप सीख भी सकें। क्योंकि ये अल्लाह ताला की एक ख़ास नेमत है, जो वो चंद लोगों को देता है, और वो बस उन्हीं को देता है। तो वो लीडरशिप जो होती है वो नज़र आ जाती है किसी में। जब लीडरशिप और बेसिकली अब अगर आप कहें कि लीडरशिप होती क्या है? लीडरशिप जो है वो बेसिकली ऐसा होता है कि जो ट्रू लीडर होता है ना, मेरी नज़र में ऐसा वो बंदा होता है जो अपनी तरह के मज़ीद लीडर्स पैदा करता है। वो होता है ट्रू लीडर, कि वो अपने आप कह लें कि क्लोन्स पैदा करता है। 5, 10, 15, 20 मज़ीद लीडर्स उस तरह के वो पैदा करता है ताकि मेरे बाद भी जो है वो इसका सिलसिला चलता रहे। फिर वो एक उसके अंदर बहादुरी होती है, ब्रेव होता है। फिर ड्रीमर होता है, उसके अंदर दूर की सोचने की, ख्वाब देखने की एक सलाहियत अल्लाह ने डाली हुई होती है। विज़न होता है उसका कि मैं यहाँ से लेकर अब मैंने 5 साल में या 10 साल में कहाँ पे लेके जाना है अपनी जमात को या अपने मुल्क को। उसके अंदर एक बसीरत होती है, उसकी जो बसीरत है, वो भी बहुत सॉलिड किस्म की होती है, और वो इंक्लूसिव होता है। वो लोगों को साथ लेके चलता है। वो ये नहीं करता कि मैं सिर्फ़ अपनी दुकानदारी चलाऊँ और बाकियों को मैं ना पूछूँ। वो एक टीम बनाता है, टीम लेके आगे चलता है। तो ये जो वो कहते हैं ना, A leader is one who knows the way, goes the way and shows the way. तो वो होता है लीडर जो जिसके अंदर ये कैपेबिलिटीज़ होती हैं।
तो हुआ ये है कि सिराजुल हक साहब में ये चीज़ें नहीं थी। अब वो चूँकि नहीं थी, अब ये बन तो नहीं सकते थे कि मैं बनने की उन्होंने कोशिश तो की, लेकिन वो तकारीर में भी और इधर-उधर भी और उनकी पॉलिसीज़ में भी इवन पीटीआई के साथ जो उनके मामलात थे, उसमें भी आप देखें कि उन्होंने किस तरह फ्लिप-फ्लॉप किया और किस तरह और मुझे ये बड़े अच्छी तरीके से याद है ये और ये पुरानी बात है कि वो अक्सर जमात के अपना पीटीआई के खिलाफ अक्सर बयानात दे देते थे और मुझे याद है कि इमरान ने अपनी पूरी जमात को ये कहा हुआ था कि आपने सिराजुल हक साहब के मुतालिक कोई बात नहीं करनी। और ये मैं जब गया था पाकिस्तान मैंने जमात के लोगों को बताया भी था कि देखें आप लोग उसके मुतालिक क्या-क्या बातें कर रहे हैं, लेकिन उसने खुद भी कभी नहीं कोई बात इस तरह की और ना ही जमात वालों को अपनी जमात को कहा कि आप कभी सिराजुल हक साहब के मुतालिक इस तरह की बात ना कहें। तो अब वो ये है कि अमीर तो वो बन गए, लेकिन लीडर नहीं बने। तो जब लीडर नहीं बने तो फिर ज़ाहिर है कि जमात ने सफ़र किया। वो कहते हैं ना, अ बॉस हैज़ द टाइटल, अ लीडर हैज़ द पीपल। तो टाइटल तो उनको अमीर का मिल गया, लेकिन जो जहाँ तक लोगों की बात थी, वो हमें नज़र नहीं आई बिकॉज़ ही वाज़ अ मैन ऑफ नो कमिटमेंट। उनकी कोई इस तरह की कमिटमेंट नहीं थी और वो सारा सिलसिला जो था, वो चलता रहा। और फिर एक और चीज़ जो उन्होंने की, उन्होंने स्टेटस क्वो के साथ चलना शुरू कर दिया। उन्होंने उसको चैलेंज नहीं किया। और स्टेटस को का मतलब ये है कि जो मंसूरा के अंदर एक पूरे का पूरा एक एस्टेब्लिशमेंट का जो उनका एक मौजूदगी है, वहाँ पे मौजूद है, जो किसी भी अमीर को आते ही अपनी पॉलिसीज़ के मुताबिक चलाना शुरू कर देते हैं और उन्होंने उनको चैलेंज नहीं किया। अपनी कोई टीम क्रिएट नहीं की, बल्कि उसी तरह के जिस तरह के वो चाहते थे, उसी तरह वो चलना शुरू हो गए और जिसकी वजह से ये हुआ कि जो स्टेटस को के लोग थे, जो कि मंसूरा में हैं, जो हायर एशेलॉन्स में बैठे हुए हैं और पुराने बैठे हुए हैं, बहुत देर से बैठे हुए हैं, जो डेड वुड्स हैं, वो उन्होंने उनको अपने साथ ही मिला लिया और उसी तरह वो चलते रहे। और हालाँकि वो बड़े ज़ाती तौर पर बहुत ही नेक इंसान हैं, बहुत शरीफ-उन-नफ्स आदमी हैं, बहुत ही मुत्तकी आदमी हैं और परहेज़गार आदमी हैं। लेकिन अब देखें ये चीज़ें जो लीडरशिप है ना, ये एक और चीज़ है, तकवा और चीज़ है, परहेज़गारी और चीज़ है। अब सहाबा में भी देखें ना कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो और फिर आप नीचे आ जाएँ हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की तरफ, तो कितना एक कंट्रास्ट हमें नज़र आता है कि हज़रत उमर में एक लीडरशिप थी, तो अब नताइज देख लें और उसके बाद फिर देखें कि क्या-क्या हुआ। अच्छा, अब ज़रा थोड़ा-सा हाफ़िज़ नईम साहब की तरफ आ जाते हैं। हाफ़िज़ नईम साहब को मैं कभी भी नहीं मिला। मैंने सिर्फ़ उनके इंटरव्यूज़ देखे हैं, मैंने उनका काम देखा है, जो कराची में उन्होंने किया है। मैं उनके साथ ना मिल के भी उनसे मैं इम्प्रेस्ड हूँ। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने उन्होंने एक रिवायती जो एक वहाँ पे तरीका था, इमारत का या दूसरे लोगों का जिस तरह वो लोग करते रहे हैं कराची में, उससे बिल्कुल हट के उन्होंने नया एक सिलसिला शुरू किया और चैलेंज किया मुख्तलिफ लोगों को, मुख्तलिफ तरीकों से, मुख्तलिफ इवन जो पीपल्स पार्टी है वहाँ पे जो गवर्नमेंट में थी, एमक्यूएम के जो बदमाश किस्म के जो लोग थे, उनको चैलेंज किया, उनका मुकाबला किया, सफ़र भी किया और बड़ी कुर्बानियाँ दी, लोगों की जानें गई वहाँ पे। लेकिन ही चेंज्ड द कराचीज़ पॉलिटिक्स। अच्छा, अब उसमें डिफरेंट इनिशिएटिव्स उन्होंने लिए, मुख्तलिफ देखें आप कैसे-कैसे इनोवेटिव आइडियाज़ उन्होंने यूज़ किए। ही मेड अ गुड टीम एज़ वेल। उन्होंने एक अपनी टीम बहुत ज़बरदस्त बनाई और उसका नतीजा क्या निकला? गैलप का अपनी आपने सर्वे देख लिया ना कि पूरे पाकिस्तान में जमात-ए-इस्लामी उड़ के रह गई। मैं अभी फिगर्स में नहीं जाता क्योंकि वो उसमें फिर डिटेल में जाना पड़ेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा वोट उन्होंने जमात-ए-इस्लामी ने अगर लिया है, तो वो कराची में लिया। क्या वजह थी? उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ़ हाफ़िज़ नईम साहब थे। अल्लाह ताला का ख़ास करम था उनके ऊपर और दूसरा ये था कि खुलूस नियत थी। उनके अंदर एक जज़्बा था मेहनत करने का, वो हमने देखा और उन्होंने वो काम कर दिखाया और सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है वोट्स की, वो जमात इस्लामी को सिर्फ़ कराची में मिली है। पूरे पाकिस्तान में जमात उड़ गई और ये जो बड़े-बड़े लोग जमात में जो बैठे हुए हैं, जो सिर्फ़ डेडवुड्स हैं और कई-कई सालों से, दहाइयों से बैठे हुए हैं, जो कुछ नहीं करते, सिर्फ़ टूर्स करते हैं और जो सिर्फ़ जाके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वगैरह कर देते हैं और कुछ भी नहीं करते। उनको उन्होंने दिखाया कि पॉलिटिक्स क्या होती है, जब पॉलिटिक्स करनी हो तो उसको उसको कैसे किया जाता है। अच्छा, अब थोड़ा-सा मैं आ जाता हूँ चैलेंजेज़ की तरफ। चैलेंजेज़ जो हैं हाफ़िज़ नईम साहब के लिए क्या हैं? एक तो ये है कि जो जमात इस्लामी में जो कल्चर है, उसको चेंज करना बहुत ज़रूरी होगा। मेरी नज़र में जमात इस्लामी के अंदर एक ऐसी चीज़ जो है पिछले कोई आप समझ लें कि 80s से ये शुरू हुई हुई है और ये आ जाती है 90s का पूरा दौर, फिर उसके बाद 2000s का, फिर ये अगला 10s का जो अगला दहाई है, ये सब का सब ये कल्चर जो है, ये चेंज होना शुरू हुआ मियाँ तुफ़ैल मोहम्मद साहब मरहूम के बाद और मरहूम काज़ी साहब ने जब वो उन्होंने टेक ओवर किया था, तो कल्चरल चेंज वो लेके आए थे। आपको याद होगा काज़ी आ रहा है,
اور قاضی جا رہا ہے اور ظلم کے خلاف آواز اور یہ ہے اور وہ ہے. اور بائی دا وے میں آپ کو بتاؤں کہ میرا قاضی صاحب کے ساتھ بہت ہی پیارا تعلق تھا. مجھ سے وہ بہت محبت کرتے تھے، بہت پیار کرتے تھے، بہت عزت دیتے تھے. میں نے ان کے اوپر آرٹیکلس بھی لکھے ہیں. تو لہٰذا یہ مطلب یہ نہ سمجھیے گا کہ میں ان کو کرٹیسائز کر رہا ہوں. ان کا اپنا اسٹائل تھا. ہی واز اے لیڈر آلسو. ان کے اندر لیڈرشپ تھی وہ. اور پھر دوسرا یہ تھا کہ انٹلیکچولی ہی واز ویری سالڈ. ان کے ساتھ ان کو لینگویجز آتی تھیں، ان کو فارسی آتی تھی، عربی آتی تھی. اور کیا خوبصورت وہ آڈیٹر تھے. جس طرح جب وہ بات کرتے تھے تو کمال کر دیتے تھے. اور ایک لحاظ سے مجھے وہ اس لیے بھی بہت زیادہ پسند تھے کہ وہ اقبال کو بہت پیار کرتے تھے. اقبال شناس بھی تھے اور عاشق اقبال بھی تھے. تو اس لیے پھر جو ان کے جو صاحبزادے ہیں وہ میرے ایک قسم کے کلاس فیلو یا کالج میٹ کہہ لیں وہ بھی ہیں. تو اس لحاظ سے میرا ان کے ساتھ پرسنل تھا. لیکن کلچرل چینج آئی اور اس کے بعد پھر تھوڑا سا جماعت اسلامی میں ہم نے دیکھا کہ وی آئی پی کلچر جو ہے وہ تھوڑا سا شروع ہونا ہو گیا. اور پھر ہم نے دیکھا کہ پجیروز اور لینڈ کروزرز اور یہ والا جو کلچر ہے یہ آنا شروع ہوا. اور جو لوگ جن کے پاس یہ تھیں ان کو ایکسیس ملنا شروع ہوئی. یہ بھی ہم نے دیکھا. تو ایک تو یہ ہے کہ کلچرل جو چینج ہے جماعت اسلامی کا وہ چینج کرنا پڑے گا نعیم صاحب کو. اور وہ کیسے ہوگا؟ وہ ایسے ہوگا کہ آپ کو جو منصورہ کے اندر ایک اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو چینج کرنا پڑے گا. آتے ہی میرا خیال ہے کہ آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے، اور مجھے نہیں پتا کہ اس میں طریقہ کیا ہوگا، کیسے آپ کر سکیں گے، لیکن جو ڈیڈ ووڈز ہیں ان سے آپ کو جان چھڑوانی پڑے گی جو کئی سالوں سے بیٹھے ہوئے ہیں اور جن کی مختلف جو سٹیکس ہیں وہ اس میں انوالوڈ ہیں. اور وہ کسی کو ہلنے نہیں دیتے، کسی کو چلنے نہیں دیتے، اپنے صرف مفادات کو دیکھتے ہیں. تو اسے ہی مسٹ گیٹ ریڈ آف دم. اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کراچی کی جو ٹیم ہے ان کی وہ آپ یہاں پہ لے آئیں منصورہ میں اور اس سے کہیں کہ وہ ریزلٹس جو ہیں وہ ڈرائیو کرے. اور یہ ساری کی ساری جو پالیسیز ہیں دے شوڈ بی ریزلٹ ڈریون. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جی یہ کتنے سالوں سے ہیں ہمارے جماعت کے رکن ہیں اور یہ ہیں اور وہ ہیں. ریزلٹس ہونے چاہیے. جو بھی ریزلٹس لائے وہ اس کو ملنی چاہیے. اور یہ جو کلچر ہے، جو وی آئی پی کلچر ہے، اس سے اب جان چھڑا کے وہ جو ہے نا لینڈ کروزر سے میرا خیال ہے کہ موٹر سائیکلز پہ آنا پڑے گا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پیچھے جا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک کلچرل چینج لا رہے ہیں. کارکن جو ہیں جن کے پاس 99 یا 95% لوگوں کے پاس گاڑیاں نہیں ہوتی ہیں اور وہ صرف موٹر بائکس وغیرہ یا سائیکلوں پہ ہوتے ہیں، تو ان کو محسوس ہوگا کہ ہمارے جو امیر صاحب ہیں وہ وی آئی پی نہیں ہیں، وہ ہماری طرح ہی ہیں اور ہمارے میں سے ہیں. تو یہ موٹر سائیکل سے جب آپ جائیں گے، اور میرا خیال ہے کہ کراچی والوں کو اس چیز کا زیادہ احساس ہے کیونکہ وہاں پہ بہت ایزیلی لوگ جو ہیں وہ موٹر سائیکلس پہ بیٹھتے ہیں اور موٹر بائک سے جا کے ادھر ادھر جا کے چلے جاتے ہیں. تو وہ ایک اچھا ان کو ایک ایڈوانٹیج بھی ہوگا. لیکن صرف یہ ہے کہ جو منیڈ کلاس ہے، جو پیسے والی ہے، وہ اس کو پیچھے کرنا پڑے گا. اور جو متقی کلاس ہے اس کو آگے لانا پڑے گا. اور ایسے لوگ کہ جن کی دہائیوں سے سٹیکس بنی ہوئی ہیں، جن کے بزنسز ہیں، جنہوں نے بزنسز جماعت کی وجہ سے بنائے ہیں اور جماعت کے اندر رہتے ہوئے بنائے ہیں. اور یہ بڑے بڑے سکولز اور کالجز اور جناب یہ بڑے بڑے میں اب نام نہیں لیتا پھر پتہ چل جائے گا کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں. لیکن یہ ہے کہ یہ جن لوگوں کی کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، جو کارڈ دکھاتے ہیں جماعت اسلامی کا اور کام کرواتے ہیں اپنے ذاتی، تو ان کو میرا خیال ہے کہ ان کو ذرا تھوڑا سا پیچھے کرنا پڑے گا. اور جو بزنسز والے ہیں ان کو تھوڑا سا پیچھے کر کے جن کا کام لوگوں کو دعوت دینا ہے، خاص طور پہ جو تنظیمی معاملات ہیں، اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ پروموٹ کیا جائے. کیونکہ میں نے دیکھا ہے پچھلے کئی سالوں میں بلکہ کئی دہائیوں میں دیر ہیز بین ٹو مچ پالیٹکس. یعنی جو جماعت کی جو بیسک جو نظریہ ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ صرف پالیٹکس ہی آپ نے کرنی ہے. پالیٹکس ہے اس لیے کہ پالیٹکس کو ٹھیک کرنا ہے اور پالیٹکس کے ذریعے پھر آپ نے جو اللہ کی حکومت ہے وہ قائم کرنی ہے. تو وہ کیسے کریں گے آپ؟ وہ اس طرح تو نہیں کریں گے نا ان لوگوں کے ساتھ جن کے اتنے بڑے بڑے سٹیکس ہیں ان کے اندر، ان کانفلکٹ آف انٹرسٹ میں آ جاتی ہے. تو تنظیم کی جو صورتحال ہے اس کو بہتر بنانا پڑے گا. اور اس کی جو حالت ہے وہ ہم نے دیکھا کئی سالوں سے بڑی پتلی ہے. اور تنظیم کی جب بات آتی ہے اس میں تعلیم کا کلچر جو ہے وہ بھی آپ کو ابھارنا پڑے گا. کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ پچھلے کئی سالوں میں جو تعلیمی ایک انوائرمنٹ، جو ایکو سسٹم ہے، وہ بکس کا نہیں رہا، اسٹڈی سرکلز کا نہیں رہا. وہ اب بڑا محدود ہو چکا ہوا ہے. لوگ گفتگو بھی کرتے ہیں تو ان کی گفتگو سے بھی وہ علمیت نظر نہیں آتی ہے. بک بینکس وغیرہ بنانے چاہیے تاکہ لوگوں کے اندر ایک علمیت کا ایک عنصر جو ہے وہ پیدا ہو سکے. میں بڑے تیقن سے کہہ سکتا ہوں کہ جماعت کی جو اعلیٰ لیڈرشپ ہے اس وقت بھی
اس میں انہوں نے بھی سب نے پورا لٹریچر مولانا کا نہیں پڑھا ہوا، تو پھر آپ نیچے تک آپ کیسے بات کریں گے؟ اور اگر نہیں پڑھا ہوا ہوگا تو پھر آپ کیسے آرگومنٹس کریں گے، کیسے آپ علمی گفتگو کریں گے؟ تو اس لیے آپ دیکھ لیں کہ جب بھی ہم گفتگو ان کی سنتے ہیں مختلف لوگوں کی جو بڑے بڑے کابرین ہیں، تو ان کی گفتگو میں وہ جامعیت یا وہ گہرائی یا گہرائی نہیں ہوتی جو کسی زمانے میں بڑے بڑے لوگوں میں ہوا کرتی تھی۔ تو اچھا، دوسرا ایک اور چیز جو ہے، پالیٹکس کی ہی بات کر لیں، تو یہ ہے کہ جو پبلک ایشوز ہیں اس کے اوپر جماعت ہمیں کہیں نظر ہی نہیں آتی۔ جو میجر ایشوز ہیں اور جو ریلیونٹ ہیں پبلک کے لیے، ان میں جماعت ہمیں نظر نہیں آتی۔ یہ بہت بڑا ایک ایشو ہے جس کو ایڈریس کرنا چاہیے نئے امیر صاحب کو۔ اور جب آپ ایسے ایشوز کے اوپر گفتگو کریں گے نا، اور جب آپ کو سٹینس لینا پڑے گا اور آپ سٹینس لیں گے، تو میں یقین سے آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے جو انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں، ان کو کیک ڈپلومیسی نہیں کرنی پڑے گی، ان کو ہر ایک کو کیک نہیں بھیجنے پڑیں گے۔ وہ جب اصل ریئل ایشوز کے اوپر آپ کھڑے ہوں گے تو آپ کی خبریں بھی لگیں گی، آپ کے انٹرویوز بھی ہوں گے، اور آپ کا میڈیا بھی جو ہے اس کے اوپر بھی اتنا بوجھ نہیں آئے گا کہ آپ لوگوں کے پاس جائیں اور ان کے ساتھ آپ تعلقات بناتے پھریں۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ فار ایگزامپل، ایک زمانے میں جماعت جو ہے وہ فحاشی کے اوپر ایک سٹینس لیا کرتی تھی کہ ڈراموں میں فحاشی چل رہی ہے یا فلاں جگہ پہ یہ ہو رہا ہے، فلاں جگہ پہ ہو رہا ہے۔ اب میں نے دیکھا ہے پچھلے کئی سالوں سے بالکل وہ جناب لمبی تان کے سوئے میں ہیں، جو مرضی ہوتا رہے ڈراموں میں۔ اب آپ نے دیکھ لیا نا کہ پچھلے کئی سالوں میں جو ہمارے ڈرامے کا حال ہوا ہے، جو ہمارے گھروں میں ایک ویسٹرن کلچر، ویسٹرن بھی نہیں کہ گھٹیا اور بہت ہی لچر قسم کا جو کلچر ہے، وہ جب آ چکا ہے، اس کے اوپر کبھی آپ نے دیکھا کہ جماعت کے امیر نے یا کسی جماعت کے اکابر نے بات کی ہو کہ جناب یہ غلط ہو رہا ہے، یا ہم آپ کے باہر آ کے تو وہاں پہ احتجاج کریں گے؟ خاموش احتجاج ہی صحیح، لیکن احتجاج کریں گے، اپنی آواز تو بلند کریں گے نا۔ وہ چپ کر کے بیٹھ گئے ہیں۔ وہ ایک ورڈ ہے نا فرینچ کا، فیت اکمپلی، جس کو اسٹیبلشڈ فیکٹ کہتے ہیں، کہ وہ اسٹیبلشڈ فیکٹ سمجھ کے ہاں یہ تو اب اسٹیبلش ہو چکا ہے، اس لیے چلیں چھوڑیں اب کیا کریں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ آپ کسی زمانے میں کیا کرتے تھے، اب آپ نے چھوڑ دی ہیں، کیونکہ وہ اس لیے چھوڑ دی ہیں، وہ لوگ آگے آگے ہیں جن کی سٹیکس اس میں زیادہ انوالوڈ ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یار میں نے یہ بات کی تو یہ نہ ہو جائے، میرا بزنس جو ہے اس کو ہرٹ ہو جائے گا، میرا یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ کیونکہ جب یہ کرتے تھے اس زمانے کے جو لوگ تھے، جو جماعت کے ارکین ہوتے تھے، ان کی اکثریت سائیکلوں پہ جا رہی ہوتی تھی، سائیکلوں پہ جا کے اپنے کام کرتی تھی، لوگوں کے درس قرآن میں جاتی تھی، اسٹڈی سرکلز میں جاتی تھی۔ تو ان کو یہ نہیں کمپلیکس ہوتا تھا کہ ہمارے پاس گاڑی ہے یا نہیں ہے، لیکن وہ یہ ہوتا تھا کہ ہم نے خدا کو جواب دے ہونا ہے۔ تو وہ ایسے ایسے لوگ ہوتے تھے۔ اچھا جی، اب شارٹ اس کا بیسکلی یہ ہے، قصہ مختصر، اب دوسری اسٹوری کی طرف چلتا ہوں میں آخر میں، کہ مجھے یقین ہے اور مجھے امید ہے اور میری دعا ہے کہ نعیم صاحب جو ہیں وہ ہی کین ڈو اٹ، وہ یہ کر سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کر کے دکھایا ہے کراچی کی حد تک۔ مجھے پتا ہے کہ یہ چیلنجز آئیں گے، کیونکہ جب کراچی میں تو اور بات ہوگی، لیکن جب مرکز میں آئیں گے تو مرکز میں ظاہر ہے کہ معاملات کچھ اور ہوتے ہیں، اور وہاں پہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ لمبے چوڑے پرانے لوگ جو ہیں وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ اس اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہیں جو کہ وہاں پہ چیزوں کو رن کرتی ہے۔ اگرچہ ان کے لیے مشکل ہوگی، بٹ ہی کین بریک دی شیکلز، اور جو اسٹیٹس کو ہے اور جو کچھ مافیا جیسی جو کچھ وہاں پہ صورتحال ہے، اس کو وہ توڑ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ان کو تو وہ دو کرنی پڑے گی، اپنی ٹیم کو بدلنا پڑے گا اور نئے لوگوں کو لانا پڑے گا۔ اور اس میں ایک اور چیز بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ نعیم صاحب کے آنے کے بعد جو پی ٹی آئی کے ساتھ ان کا اتحاد ہے وہ بھی بہتر طریقے سے آگے جا سکتا ہے، کیونکہ مجھے یاد ہے کہ جب کراچی میں میئر کا الیکشن ہوا تھا تو اس وقت انہوں نے آ کے تو خان صاحب سے بات کی تھی، ملاقات بھی کی تھی، اور ان سے کہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ مل کے چلنا چاہتے ہیں، اور وہ معاملات حل بھی ہو گئے تھے۔ لیکن پھر سراج الحق صاحب کی ماشاءاللہ جو پالیسیز تھیں وہ آڑے آئیں، اور پھر معاملات جو ہیں وہ وہیں کے وہیں رہ گئے۔ ان کو پتہ نہیں کیا تھا، مسئلہ کیا تھا، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ سراج الحق صاحب کے ساتھ کیا ہوا کہ وہ اتنے زیادہ اینٹی پی ٹی آئی یا اینٹی عمران یا واٹ ایور کچھ بھی ہو، تو وہ ان کی کیا صورتحال تھی۔ بہر ہماری دعائیں، نیک تمنائیں حافظ صاحب کے ساتھ ہوں گی، اور ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جو بھی وہ پالیسیز کریں گے ان کے ساتھ ہمارا سلسلہ چلتا رہے۔ آخر میں بس تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ ٹائم کافی لمبا ہو گیا، مجھے امید نہیں تھی کہ یہ اتنی لمبی جائے گی اسٹوری، لیکن یہ ضروری تھا کہ اس پہ بات کی جائے۔ اور لیکن اب ساتھ ساتھ میں تھوڑا سا آپ کو دکھاتا ہوں کہ جناب یہ جو اسٹوری بہت ہی امپورٹنٹ آئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو اسٹوری ہے جی گارڈین کی، یہ گارڈین کی اسٹوری ہے۔ یہ کیا کہہ رہی ہے؟ یہ کہہ رہی ہے کہ جناب انڈین گورنمنٹ آرڈرڈ کلنگز ان پاکستان، انٹیلیجنس آفیشلز کلیم۔ اچھا، اب یہ جو اسٹوری ہے نا، یہ اب میں اس کا لنک دے دوں گا آپ کو ڈسکرپشن میں، آپ دیکھیے گا۔ یہ میں اب چونکہ ٹائم ختم ہو گیا تو میں آپ کو صرف اتنا بتا دیتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی اسٹوری ہے۔ یہ پاکستان کے لیے بھی آپ سمجھ لیں کہ ایک
ब्लेसिंग इन डिस्गाइज आई है, क्योंकि पाकिस्तान अगर ये इस तरह के एलिगेशन तो लगाता रहे, पाकिस्तान की तो कोई सुनता नहीं है, पाकिस्तान की तो वैल्यू है नहीं। तो ये गार्डियन की तरफ से यूके के अखबार जो है उसकी तरफ से इस तरह की बात आना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसमें उन्होंने कहा कि एलिगेशंस ऑफ अप टू 20 असैसिनेशंस, 20 से ज़्यादा जो कत्ल हैं वो इन्होंने करवाए हैं पाकिस्तान में। और ये आपको याद होगा कि कनाडा के अंदर भी आप इन्होंने ये सारा कुछ किया था, और ये आपने स्टोरी सारी देखनी है, मैं आपको सारे इसका लिंक भी दे दूँगा। और ये नीजर आपको पता है कि जो कनाडा में एक सिख रहनुमा थे, इसको भी इन्होंने कत्ल करवाया था, फिर वहाँ पे इन्होंने अमेरिका में भी ये प्लान किया हुआ था, वो भी सारा कुछ कर रहे थे। तो ये सब कुछ जो है, ये अब मैं इंतज़ार करूँगा कि पाकिस्तान का फ़ॉरेन ऑफ़िस, पाकिस्तान की हुकूमत इसको किस तरह लेके चलती है, क्योंकि ये बराह रास्त एक ऐसी, आप समझ लें कि एक एफआईआर जो कटवाई है गार्डियन ने, इसके ऊपर पाकिस्तान अब क्या मोदी साहब के खुशी के लिए चुप करके बैठा रहेगा, या कुछ ना कुछ करने की उनमें हिम्मत होगी कि वो कहें कि जी देखें, ये हम भी कहते थे, और आज अमेरिका और कनाडा के बाद गार्डियन ने भी ये प्रूव कर दिया, और यूके की गवर्नमेंट ने भी ये, जाहिर है कि अगर ये इस तरह की बड़ी स्टोरी आई है, और यूके की ज़ाहिर है कि जो इंटेलिजेंस कम्युनिटी होगी उन्होंने इसकी अप्रूवल ज़रूर दी होगी कि ये जो हुआ है ये सब सच है, और इसके जो तमाम प्रूफ्स हैं वो उनके पास होंगे, क्योंकि विदाउट प्रूफ्स हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो मीडिया में इस तरह की चीज़ें चल जाती हैं, लेकिन बाहर के जो ममालिक हैं उनमें इस तरह की चीज़ें जो करना है वो आसान नहीं होता, लिहाजा इनके पास प्रूफ्स हैं, तो उनकी बुनियाद पे ये स्टोरी जो है वो आई है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टोरी होगी। मैं 1-2 दिन में इंतज़ार करूँगा कि फॉरेन ऑफिस की तरफ से इसके ऊपर कोई रिबटल आए, या पाकिस्तान की तरफ से कोई इसकी एक्सप्लेनेशन आए कि हम ये करने जा रहे हैं, हम इसको आगे लेके जाएँगे, आईसीजे में लेके जाएँगे, और इसको हम इस तरह परस्यू करेंगे, यूएन में लेके जाएँगे। ये देखेंगे कि क्या होता है, अगर नहीं करेंगे तो फिर हम इसके ऊपर आवाज़ उठाएँगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए इजाज़त, और आखिर में दुआ कि मेरी इज़्ज़त के लिए काफ़ी है कि मैं तेरा ही बंदा हूँ। मेरे फ़ख्र के लिए काफ़ी है कि तू ही मेरा परवरदिगार है। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं चाहता हूँ, मुझे भी उस तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। स्पुर्दन व तुम्हारे खेश रहो, तू दानी हिसाब कम व बेश रहो। जिस राखसाना को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, कल मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।